बात पॉलिटिक्स की हो और उसमें कोई नाटकीयता एवं ड्रामा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखा जाए ये सब इतिहास के किरदार हैं जो वैसे तो आम इंसान थे, लेकिन इन्हें खास बनाए रखती थी इनकी महत्वाकांक्षा और सत्ता का प्रेम। नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप सुन रहे हैं राजनीति का नाटकीय ड्रामा। कुल 90 वर्षों की कड़ी लड़ाई के बाद भारत के हिस्से में आज़ादी आने वाली थी, लेकिन 1946 आते आते देश की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। जहाँ हर हिंदुस्तानी आज़ादी के नए जोश व जज्बे से भरा था, वहीं सत्ता के गलियारों में रह रहकर उठापटक शुरू हो चुकी थी। लॉर्ड माउंटबेटन के आने के साथ जो ड्रामा शुरू हुआ वो जिन्ना और नेहरू में हुई शुरुआती टसल का अगला लेवल था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में आने के बाद उम्मीदों के नए चिराग रोशन हो गए और हुआ भी यही। ब्रिटेन ने भारत को आजाद करने का फैसला ले लिया। इसी इरादे के साथ 29 मार्च 1946 को ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता और वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली भारतीय नेता से बातचीत के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। 2 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 3 सदस्यों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर का यह दल भारत में संविधान की रूपरेखा के लिए भारतीय संविधान सभा आंतरिक सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आया। एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा था और दूसरी तरफ भारत की अंतरिम सरकार की रूपरेखा क्या होगी और कौन लीड करेगा, इस पर माथापच्ची शुरू हो गई। इसके साथ ही देश की आजादी और बंटवारे का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया और हवा मिली उस बहस को जिसका मौजू था कि आखिर आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की होड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल अव्वल थे, लेकिन लौह पुरुष के फौलादी इरादों को पिघला दिया गांधी जी के नेहरू प्रेम ने। तो आइए हमारे पहले एपिसोड में सुनते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पीएम बनने की पूरी कहानी। कुछ तो क्रांतिकारियों के आए दिन के ब्रिटिश विरोधी कारनामे और कुछ गांधी जी का सर चढ़कर बोलता प्रभाव। बाकी रही कसर पूरी हो गई जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही थी कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद हो सकता है भारत एक आजाद सुबह देखे। खैर जैसे भी हो, अंग्रेज हमारे देश छोड़ने को मजबूर तो हो गए, लेकिन सवाल ये था कि इतने बड़े देश का सत्ता हस्तांतरण होगा कैसे। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए भारत में अंतरिम चुनाव करवाया। इस चुनाव में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई दलों ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस की इसी बड़ी जीत के साथ अंग्रेज इस नतीजे में पहुंचे कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी और इस देशी सरकार को बनाने के लिए वायसराय की एक काउंसिल बनाने की बात हुई। ये तय हुआ था कि इस काउंसिल का अध्यक्ष अंग्रेज वायसराय होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया था कि वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस अचानक फैसले से कांग्रेस अध्यक्ष पद बहुत ही जरूरी हो गया और फिर शुरू हुई पहली प्रधानमंत्री बनने की कवायद। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 1940 से ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हुई। हालांकि महात्मा गांधी पहले से ही साफ जाहिर कर चुके थे कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू ही है, लेकिन मौलाना आजाद इस पद पर बने रहना चाहते थे और इस बात का जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में भी किया है। वैसे ही उन्होंने अपनी बात घुमा फिरा कर लिखी है। उन्होंने लिखा है, सामान्य रूप से ये सवाल उठा कि कांग्रेस में नया चुनाव होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए। जैसे ही बात प्रेस में पहुंची, ऐसी डिमांड होने लगी कि मुझे ही दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना चाहिए। मौलाना आजाद के दोबारा अध्यक्ष बनने की खबरें हर तरफ थी और इसे देखकर गांधी जी अपसेट हो गए और उन्होंने तब मौलाना आजाद को इस बारे में एक खत लिखा। उन्होंने लिखा, मौलाना मैं अपनी राय कभी खुलकर नहीं बताई, लेकिन जब कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा दोबारा उसी प्रेसिडेंट का चुनाव करना सही नहीं होगा। अगर तुम्हारी भी यही राय है तो सही होगा कि तुम एक बयान जारी करके बता दो कि तुम्हारा दोबारा प्रेसिडेंट बनने का कोई इरादा नहीं है। आज के हालात में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं नेहरू को ही चुनूंगा। ये कहने को लेकर मेरे पास कई वजह है, लेकिन उसके बारे में बात क्यों करना। यहाँ बात सिर्फ मौलाना आजाद की नहीं थी। नेहरू के पक्ष में गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद कांग्रेस समिति के ज्यादातर मेंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस पद के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 थी। तब तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जता चुके थे। कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय करने के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। महात्मा गांधी पंडित नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष पद बनाना चाहते। वो एक लोकप्रिय जन नेता थे, लेकिन कांग्रेस की प्रांतीय समितियों में उनका समर्थन करने वाले लोग कम ही थे। इस कमेटी के 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया। बाकी 3 ने किसी का भी नाम
आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी मेंबर ने नॉमिनेट नहीं किया। बैठक में तब पार्टी के महासचिव आचार्य JB कृपलानी ने कहा, बापू, ये एक परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती है। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया। 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल और बची हुई 3 कमेटियों ने मेरा और पट्टाभी सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया है। इसका मतलब साफ था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल के पास बहुमत था। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित ही नहीं था। जब किसी का नाम ही प्रस्तावित ना हो तो आगे गणित बैठना वैसे ही नामुमकिन हो जाता है। लेकिन नेहरू के केस में ऐसा क्या खास था जो उन्हें सब लोगों से, खासकर पटेल से बेहतर बनाता था, जिसकी वजह से उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में सामने लाया गया और उसके बाद राजनीति की धुन पर चल रही प्रधानमंत्री पद की म्यूजिकल चेयर का गेम एंड हो गया। इस खेल में गेम चेंजर की भूमिका किसकी रही? अपना तर्क लगाने की बजाय अगर फैक्ट में जानेंगे तो शायद बेहतर होगा। और इसके लिए आपको सुनना होगा इस राजनीति ड्रामा का अगला एपिसोड मेरे यानी विवेक के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर।